जंगल के एक शांत कोने में भोला कौवा और उसकी पत्नी सुंदरी कौवी रहते थे। उनके पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन कई सालों से वो खेत बिल्कुल बंजर हो चुका था। एक दिन सुंदरी कौवी ने कहा, भोला जी, ये खेत अब हमारे काम का नहीं रहा, इसमें तो कुछ भी नहीं उगेगा। भोला कौवा सोच में पड़ गया। हाँ सुंदरी, सही कह रही हो। क्यों ना इस खेत को किसी और को दे दे। जब वो मेहनत करके फसल उगा लेगा तब हम उससे खेत वापस ले लेंगे। हाँ, और क्यों ना ये खेत रूपा चिड़िया को दे दे, वो बहुत मेहनती है। दोनों उसी समय उड़कर रूपा चिड़िया के घर पहुँचे। भोला बोला, रूपा बहन, तुम्हें खेती करनी आती है? हमारा खेत पर काम कर लो, फसल उग जाए तो हम आधी आधी बांट लेंगे। रूपा मुस्कुराई और बोली, अगर आप लोग भरोसा कर रहे हैं तो मैं कोशिश जरूर करूंगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रूपा अगले ही दिन खेत देखने गई। खेत को देखकर उसका दिल बैठ गया। मिट्टी सूखी, पेड़ पौधे नहीं, हर तरफ सिर्फ धूल। उसी समय खेत के पास खड़ा पुराना सूखा पेड़ धीमी धीमी आवाज में बोला, डरो मत रूपा, ये जमीन पहले बहुत उपजाऊ थी। तुम मेहनत करोगी तो ये फिर से जीवित हो जाएगी। रूपा चौंक गई। अरे, तुम बोल सकते हो? हाँ, जो पेड़ बहुत पुराने हो जाते हैं उन्हें जंगल की हवा बोलना सिखा देती है। तुम चिंता मत करो, मैं इस खेत को फिर से हरा भरा कर दूंगी। अगले ही दिन से उसने काम शुरू कर दिया। सुबह सुबह वो हल चलाती, दोपहर में मिट्टी पलटती और शाम को बीज चुनती। चिंटू तोता रोज आसमान से उड़ता हुआ खेत के ऊपर आता और ताना मारता, अरे रूपा, ये खेत तो कभी भी नहीं उपजेगा, तुम बेकार में मेहनत कर रही हो। रूपा ठहर कर जवाब देती है, चिंटू, चाहे जमीन कितनी भी सूखी क्यों ना हो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पेड़ को रूपा पर बहुत गर्व हो रहा था। सही कहती हो बेटी, मेहनत सबसे बड़ी ताकत है। एक रात सब सो रहे थे कि अचानक काले बादल घिर आए। तेज तेज हवा चली और देखते ही देखते घनघोर बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी ज्यादा थी कि आधा खेत पानी से भर गया और आधा खेत अभी भी सूखा ही रह गया। सुबह रूपा खेत पर पहुंची और परेशान हो गई। अब क्या करूं? आधा खेत तो तालाब बन गया है। घर जाकर उसने अपनी माँ से पूछा, जहाँ पानी हो वहाँ चावल बो दो और जहाँ सूखी मिट्टी हो वहाँ मकई बो दो। दोनों फसलें अच्छे से उगेंगी। रूपा खुशी खुशी खेत लौटी और माँ की बात मानकर दो अलग अलग हिस्सों में बीज बो दिए। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद छोटे छोटे हरे अंकुर निकल आए। रूपा ने खुशी से खेत के चारों तरफ चक्कर लगाए। पुराने पेड़ की टहनियां खुशी से झूमने लगीं। चिंटू तोता फिर आया और बोला, अरे वाह, सच में अंकुर निकल आए, लगता है मेहनत का असर दिख रहा है। हाँ, सबसे अच्छी बारिश भी मेहनत को ही प्यार करती है। दिन बीतते गए, पौधे बड़े होते गए, पर अब उन्हें और पानी की जरूरत थी। गर्म हवाओं से पत्ते सूखने लगे। रूपा घबराकर पेड़ के पास गई। पेड़ दादा, अब क्या करूं? फसल सूख जाएगी। बादलों से मदद मांगो। अगर मन साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो बादल भी मना नहीं करेंगे। रूपा तुरंत आकाश की ओर उड़ गई। ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि छोटे पंख कांपने लगे, पर वो रुकी नहीं। आखिरकार वो बादलों के पास पहुंची। रूपा ने विनम्र होकर कहा, मेरी फसल सूख रही है, कृपया थोड़ी बारिश कर दो। मैं रोज मेहनत करती हूँ, बस थोड़ी सहायता चाहिए। रूपा, तुम्हारी मेहनत देखकर हमें भी अच्छा लगा। आज रात हम तुम्हारे खेत पर बरसेंगे। रूपा खुशी से नीचे आई और पेड़ को सारी बात बता दी। रात होते ही बादल अपना वादा निभाते हुए खूब बरसे। पूरी रात खेत पानी से भर गया, पर इस बार पानी फसल के लिए वरदान था। पौधे फिर से चमकने लगे। 10 दिन बाद चावल और मकई दोनों की फसल तैयार हो गई। रूपा ने खेत को देखकर कहा, वाह, कितना सुंदर खेत है। अब रूपा ने भोला कौवा और सुंदरी कौवी को बुलाया। वे दोनों आए, लेकिन फसल देखकर उनकी आंखें लालच से चमकने लगीं। भोला कौवा बोला, कौन सी आधी फसल? खेत तो हमारा है, इसलिए पूरी फसल भी हमारी। रूपा हैरान रह गई, लेकिन हमने तो आधी आधी पर सहमति की थी। भोला कौवा चिल्लाया, चुप, हमें कुछ नहीं सुनना, निकलो यहाँ से। सुंदरी ने भी रूपा को भगाने की कोशिश की। रूपा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने इतनी मेहनत की और अब आप लोग मेरा हक छीन रहे हैं। अरे टिंकू सुनो, हमारे दाने आधे गायब हैं।
ये कैसे हुआ? रूपा, मैं रात को बाहर था। ऊपर आसमान में किसी के पंखों की बहुत तेज आवाज आई थी, जैसे कोई चोर चुपके से घूम रहा हो। मम्मा, मैं रात को उठी थी। मैंने ऊपर अंधेरे में एक बड़ी बड़ी आंखें चमकती देखी। पापा, वो कौन था? क्या वो फिर आएगा? डरो मत बच्चों, हम पता लगाएंगे। पर रूपा, ये मामला साधारण नहीं लग रहा। उधर भोला कौवा, उसकी पत्नी सुंदरी कौवी, बेटा राजू और बेटी रानी एक पेड़ पर बैठकर धीमे धीमे बात कर रहे थे। सुंदरी, आज रात फिर दाने गायब करने जाएंगे। जंगल में सब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। मजा आ रहा है। हाँ भोला, लेकिन खबर है कि रूपा चिड़िया और टिंकू ने कुछ देखा है। हमें सावधान रहना होगा। पापा, मैं भी आज तुम्हारे साथ चलूं? मुझे भी चोरी सीखनी है। अरे पगले, पहले पंख मजबूत कर, फिर उड़ान का हुनर सीखना। चोरी आसान नहीं होती। मम्मा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने से दूसरे पक्षी तो भूखे हो जाते हैं। रानी, दुनिया में ताकतवर वो है जिसके पास ज्यादा दाने हैं। लेकिन उस रात आसमान में दो बड़े साए घूम रहे थे, जालिम चील और उसका भाई खूंखार चील। भाई, नीचे छोटे पक्षियों में काफी हलचल है। किसी ने बड़ी सफाई से चोरी की है। ये काम किसी चतुर दिमाग का है। और याद रख, वो दाने हमारा शिकार ढूंढने का रास्ता बताते हैं। अगर ये चोरी जारी रही तो हम खुद उस चोर को पकड़ेंगे। कबूतर और उसकी पत्नी चांदनी कबूतरी, बेटे मोंटू और बेटी गुड्डी ने रूपा चिड़िया के घर आकर उनके दरवाजे पर आकर दस्तक देते हैं। रूपा बहन, जंगल में अफरा तफरी है। हमने सोचा तुम्हें खबर दे दें। हमारे दाने भी कम हुए हैं। तुम ठीक तो हो ना रूपा बहन? बहन, हम सब डरे हुए हैं, लेकिन हम सच का पता जरूर लगाएंगे। तभी चिंटो तोता, उसकी पत्नी चिंकी तोती और बेटा गोलू उड़ते हुए वहां पर आ पहुंचे। अरे सुनो सब, मैंने कल रात एक काला साया भोला कौवा को पेड़ से उड़ते देखा। कुछ गड़बड़ तो है। पापा, मैंने भी देखा था। उसके पंजों में दाने थे। सभी पक्षी एक साथ, तो क्या भोला ही चोर है? तो क्या भोला भोला ही चोर है? सभी उसी समय उल्लू बाबा के पास पहुंचे, क्योंकि रात की घटनाओं को वही सबसे अच्छे से जानता था। आओ बच्चों, मैंने सब देखा है, पर सच बहुत चौंकाने वाला है। चोरी सिर्फ भोला कौवा नहीं कर रहा, तो और कौन है बाबा, हमें बताइए। बल्कि भोला को कोई और इस्तेमाल कर रहा है। कोई चालाक दिमाग जो सारे पक्षियों में लड़ाई करवाना चाहता है। लेकिन वो कौन हो सकता है बाबा? वो है उल्लू चोर। बाबा की बातों को सुनकर सभी दंग रह गए। उसी रात सभी चुपके से उल्लू चोर का पीछा करने निकले। तभी सभी ने देखा कि एक पेड़ की डाल पर उल्लू चोर दाने गिन रहा था। सब एक दूसरे पे शक कर रहे हैं और मैं आराम से दाने जमा कर रहा हूं। अब मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बनूंगा। तभी पीछे से सभी पक्षी एक साथ बोले, रुक जाओ। रुक जाओ। तभी उल्लू चोर चौंक गया। उल्लू चोर, तुमने सबको डराकर दाने चुराए, बच्चों को भूखा रखा और फिर जंगल में झगड़ा भी करवाया। हाँ, क्योंकि मैं कमजोर हूं, कोई मुझे नहीं पूछता, इसलिए मैंने अपनी दुनिया खुद बनाई। पर दुनिया तो चोरी से नहीं, दोस्ती से बनती है। अगर तुम हमें बताते तो हम तुम्हारे साथ दाने बांटते हैं। उल्लू चोर चुप हो गया, उसकी आंखों में पछतावा था। तभी अचानक ऊपर से आवाज आई, बहुत हो गया। सब ऊपर देखते हैं।
वहाँ पर जालिम चील और खूंखार चील दोनों भाई सामने थे। उल्लू चोर अकेला नहीं था। तभी जालिम चील की बातों को सुनकर सब चौंक जाते हैं। चोरी की योजना असल में भोला कौवा ने बनाई थी। उल्लू को सामने करके वो असली मास्टरमाइंड बन के बैठा हुआ था। तभी सभी एक साथ बोले, क्या क्या? क्या? भोला कौवा? भोला कौवा? कौवा? नहीं, मैं तो बस दाने इकट्ठा कर रहा था। चुप, हमने कल रात तुम्हें उल्लू चोर को आदेश देते देखा है। अब भोला पकड़ा जा चुका था। जंगल में चोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। भोला और उल्लू चोर दोनों को सजा मिलेगी। वे पूरे जंगल के लिए 1 महीने तक दाने जुटाएंगे। हमें माफ कर दो, हम मेहनत करेंगे। मैं भी अब कभी चोरी नहीं करूंगा। सभी पक्षियों ने अब राहत की सांस ली। सभी पक्षियों ने मिलकर आसमान में बड़ी उड़ान भरी। जंगल फिर खुशियों से भर उठा। कोमल चिड़िया अपने 5 बच्चों के साथ घर में बैठी हुई थी कि जंगल में आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं। बच्चों, बाहर तो बहुत काले काले बादल छा गए हैं। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए, मैं आपके लिए भोजन ले आती हूँ। मीना बेटी, तुम सबसे बड़ी हो, तुम अपने 4 बहनों भाइयों का ध्यान रखना। ठीक है मम्मा, मैं ध्यान रखूंगी। आप जल्दी से लौट आइएगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है। अभी कोमल चिड़िया आधे रास्ते में पहुंची ही थी कि आसमान पर जोर से बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कोमल चिड़िया थोड़ा सा उड़ती है और फिर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? ऐसी तेज बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल है। मेरे 5 बच्चे भी अकेले हैं। अगर मुझे मालूम होता कि बारिश इतनी तेज होगी तो मैं कभी घर से ना आती। तेज बारिश से चिड़िया के घर की छत टपकने लगती है। मीना बहना, यहाँ तो पानी आ रहा है। हाँ बबलू भैया, हम घोंसला उठाकर दूसरी ओर रख देते हैं। फिर चिड़िया की बड़ी बेटी मीना घोंसला उठाती है और दूसरी ओर रख देती है। चिड़िया के चारों बच्चे घोंसले में बैठ जाते हैं। तबके मीना चिड़िया खिड़की से बाहर अपनी माँ को देखती है। मीना बहन, क्या मम्मा आ गई है? नहीं छोटी, अभी तक तो नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बादलों की गरज से बहुत डर लगता है। छोटी, ऐसे डरती नहीं है, बल्कि मम्मा कहती है हालात का मुकाबला करते हैं। जंगल में तेज बारिश के साथ साथ हवाएं भी बहुत तेज हो जाती हैं। एक उड़ता हुआ कबूतर भी चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। आज तो जंगल में कुछ तूफानी बारिश है। बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं। चिड़िया बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कबूतर भैया, मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने आई थी कि यहाँ फंस गई। क्या तुम्हारे बच्चे अकेले हैं घर में? हाँ कबूतर भैया, मेरे बच्चे अकेले हैं घर में। ऐसी बारिश में तो मैं अब घर भी नहीं जा सकती। चिड़िया बहन, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे पिछली ऐसी ही तूफानी बारिश में। ऐसा कहते हुए कबूतर रोने लग जाता है। चुप कर जाइए कबूतर भैया, मैं भी बहुत डरी हुई हूँ। कोमल चिड़िया के घर की छत हिलने लगती है। चलो, हम सबको घर से बाहर निकलना होगा, वरना ये घर की छत हम पर गिर जाएगी। फिर मीना चिड़िया अपने चारों बहन भाइयों को लेकर घर से बाहर चली जाती है। जैसे ही मीना अपने बहन भाइयों को घर से बाहर लेकर जाती है तो उनके घर की छत गिर जाती है। अगर हम घर के अंदर होते तो हम अब तक मर जाते। छोटी, मैं आप सबको कुछ भी नहीं होने दूंगी। आप सब इस पेड़ के नीचे ही बैठे रहना, कहीं भी नहीं जाना। मैं अभी आती हूँ। मैं केले के पत्ते लेकर आती हूँ और उनसे छत बनाकर हम वहीं बैठ जाएंगे। उसमें बारिश का पानी नहीं आएगा, मैंने मम्मा को देखा है। ऐसा कहते हुए मीना थोड़ी दूर एक केले के पेड़ के पास जाती है और वहाँ से बड़े बड़े पत्ते तोड़कर लाती है। मीना केले के पत्ते लेकर आती है। फिर वो सब बहन भाई मिलकर केलों के पत्तों की छत बना लेते हैं और उसके नीचे बैठ जाते हैं। मीना बहन, हमारी मम्मा कहाँ होंगी? आप चिंता नहीं करो भैया, मम्मा आ जाएंगी। कोमल चिड़िया और कबूतर बैठे हुए थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। चिड़िया बहन, लगता है कोई पक्षी मुसीबत में है। फिर कोमल चिड़िया और कबूतर जल्दी से भागकर जाते हैं।
कौन है? इस पेड़ के नीचे कौन है? मैं हूँ बिजली कवि, मुझे बाहर निकालो। सभी चिड़िया और कबूतर देखते हैं। बिजली कवि एक पेड़ की बड़ी शाख के नीचे दबी हुई थी। कोमल चिड़िया और कबूतर बड़ी हिम्मत से उस शाख को हटाते हैं और शाख के नीचे से बिजली कवि को बाहर निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुम दोनों का। अगर तुम दोनों ना आते तो मैं शायद यहाँ आज मर जाती। तभी कोमल चिड़िया का ध्यान अपने 5 बच्चों की ओर जाता है। मुझे जाना होगा, मुझे अपने बच्चों के पास जाना होगा। चिड़िया बहन, ऐसी बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल है। अब तो हवा भी और तेज हो गई है। मगर कोमल चिड़िया के दिल में तो बेचैनी थी। वो उड़ती है, वो तेज बारिश में उड़ती है। तेज हवा उसे बहुत दूर तक उछाल फेंकती है। वो सीधे एक कांटेदार झाड़ियों में जाकर गिरती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो फिर से उड़ती है और अपने घर तक पहुंच जाती है। अपने घर को टूटा हुआ देखकर चिड़िया तो बहुत डर जाती है। मेरे बच्चे घर के नीचे दब गए हैं, कोई मेरी मदद करो। चिड़िया बैठी ऐसे मदद के लिए पक्षियों को पुकार रही थी। तभी उसे बच्चों के हंसने की आवाजें आती हैं। मम्मा, यहाँ आइए हमारे पास। देखिए मम्मा, बड़ी बहना ने हमारे लिए केले के पत्तों से छत बनाई है। अपने बच्चों को ठीक देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। मेरे बच्चे, मेरे सुंदर बच्चे। मम्मा, आप ठीक हैं? आपके पंख पर तो चोट आई है। अगर मेरे बच्चे ठीक हैं तो मैं भी ठीक हूँ। मीना बेटी, आपने अपने बहन भाइयों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान है। आपने अपनी रक्षा भी की और अपने बहन भाइयों की भी। ऐसे ही जिंदगी में अच्छे अच्छे काम करना मेरी बेटी। माँ जी, मेरी नौकरी चली गई है क्योंकि मालकिन तोती ये जंगल छोड़कर पास के जंगल में जा रही है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि हम दोनों भी पास के जंगल पे चले जाते हैं, शायद वहाँ हमें कोई काम मिल जाए। नहीं मानो बेटी, ये घर तेरे पिता की आखिरी निशानी है। मैं मरते दम तक ये घर नहीं छोड़ सकती। बेटी, तू इसी जंगल में ही कोई काम ढूंढ ले। लेकिन माँ जी, मुझे तो बस समोसे ही बनाने आते हैं। उसके अलावा तो मुझे और कोई भी काम नहीं आता। जैसे पिताजी समोसे बनाते थे, मुझे भी वैसे समोसे बनाने आते हैं। तो ठीक है बेटी, तुम भी जंगल के बाजार में एक समोसों का ठेला लगा लो। इससे हम माँ बेटी का गुजारा हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर मानो चिड़िया रसोई में जाती है और समोसे बनाने लगती है। मानो बेटी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तू बिल्कुल अपने पिताजी जैसे समोसे बना रही है। हाँ माँ, मैंने ये समोसे बनाना पिताजी से ही सीखा है। आप देखना, मैं ये समोसे बेचकर हमारे घर की सारी परेशानियाँ खत्म कर दूंगी। मानो चिड़िया समोसे बनाती है और जंगल में एक पेड़ के नीचे अपने समोसों का ठेला लिए समोसे बेचने लगती है। देखते ही देखते मानो चिड़िया के ठेले पर भीड़ लग जाती है। चिड़िया के ठेले के पास कप्पों की मिठाई की दुकान थी। सारे पक्षी मानो चिड़िया से ही समोसे खा रहे थे, जबकि कौवे बैठे मक्खियाँ मार रहे थे। चिड़िया बहन, एक और समोसा देना, क्योंकि एक समोसा खाने पर मेरा मन ही नहीं भर रहा। जी जी तोते भैया, देती हूँ, आराम से खाइए। ऐसे देखते ही देखते मानो चिड़िया के सारे समोसे बिक जाते हैं। बुलबुल, जो ये समोसे नहीं खाएगा वो पछताएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ कबूतर, तुम ठीक कह रहे हो। मैंने पास वाले कप्पों की दुकान से खाए हैं समोसे, लेकिन ऐसा स्वाद किसी में भी नहीं। मानो चिड़िया अपने समोसे बेचकर घर चली जाती है। माँ, आपको पता है, मेरे समोसे जंगल के सभी पक्षियों को बहुत स्वादिष्ट लगे हैं। एक भी समोसा खाकर किसी भी पक्षी का मन नहीं भरता। मुझे लगता है कि अब इस जंगल में हमारा समोसों का ठेला चल जाएगा। बेटी, बस तू ऐसे मेहनत करती जा, देखना ऊपर वाला हमारा भला करेगा। अगले दिन मानो चिड़िया फिर से समोसों का ठेला लगाती है और उसके ठेले पर पक्षियों की भीड़ लगी होती है। ये देखकर बिजली कवि बादल कवि से कहती है, देख रहे हो बादल, कैसे सभी पक्षी भाग भाग कर उस चिड़िया के पास जा रहे हैं और हमारी दुकान पर एक भी पक्षी नहीं है। हाँ बिजली, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, ऐसे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। थोड़ी देर बाद चील कौवों की दुकान पर आती है।
आइए आइए चील चाची, बताइए आपको क्या चाहिए। हमारी दुकान में सब शुद्ध है, कोई भी मिलावटी चीज नहीं रखते हम। अरे नहीं नहीं काफी, मैं तो मानो चिड़िया का ठेला ढूंढ रही हूँ। ये सुना है कि उसके ठेले पर बहुत स्वादिष्ट समोसे मिलते हैं। मानो चिड़िया चील की बातें सुन रही होती है और वो चील को बुलाती है। चील चाची आइए आइए, मैं ही हूँ मानो चिड़िया। अच्छा, तो क्या तुम वही चिड़िया हो जिसके समोसे पूरे जंगल में मशहूर हैं? हाँ चील चाची, आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। चिड़िया, मैंने तुम्हारे समोसों की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर देने आई हूँ। 2 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं तुम्हें 1000 समोसे का ऑर्डर देने आई हूँ। चील चाची के ऑर्डर का सुनकर कौवों के तो होश उड़ जाते हैं। ठीक है, आप चिंता नहीं करें, मैं समय पर समोसे बनवाकर आपके घर में पहुंचा दूंगी। ठीक है चिड़िया, मैं इंतजार करूंगी। ऐसा कहते हुए चील चाची वहाँ से चली जाती है। बादल जी, इस चिड़िया का कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो ये चिड़िया और भी मशहूर हो जाएगी। हाँ बिजली, मेरी इतने सालों की मेहनत पर मैं ऐसे पानी नहीं फिरने दूंगा। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ बिजली, मैंने सोच लिया है, एक उपाय है मेरे पास। इससे चिड़िया का ठेला भी बंद हो जाएगा और चील चाची का ऑर्डर भी मुझे मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा बिजली कपी के कान में कुछ बताता है। अगले दिन मानो चिड़िया चील चाची के ऑर्डर के लिए समोसे बना रही होती है। मानो बेटी, अब बस कर जा, आजा, पहले थोड़ा भोजन खा ले, बाद में काम कर लेना। नहीं माँ, पहले मैं सारे काम खत्म कर लूँ। चील चाची का ऑर्डर है, अगर उसे समोसे पसंद आए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। माँ, बस सारे समोसे बन ही गए हैं, मैं इन्हें अच्छे से टोकरी में बंद करके रख देती हूँ। फिर मानो चिड़िया वो सारे समोसे एक टोकरी में ढक कर चली जाती है। रात होते ही वो कौवे चिड़िया के घर आते हैं और रसोई की खिड़की से अंदर घुस जाते हैं। बिजली, ये रहे चिड़िया के बनाए हुए समोसे, देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा एक तवा निकालता है और उन समोसों पर डाल देता है। बादल जी, अब जब सुबह होते ही चिड़िया ये सब देखेगी तो उसकी शक्ल देखने वाली होगी। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। समोसों पर दवाई छिड़कने से वो सारे समोसे खराब हो जाते हैं और उनमें से बदबू आने लगती है। अगली सुबह जब मानो चिड़िया वो समोसे उठाने जाती है तो उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। ये देखकर चिड़िया बहुत हैरान होती है। माँ, जल्दी आओ, देखो ये समोसों को क्या हो गया है। बेटी, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों शोर मचा रही हो? माँ देखिए ना, समोसे खराब हो गए हैं, मैंने तो रात को इन्हें ढक कर रखा था, शायद इसी वजह से। अब मैं क्या करूँ? माँ, अगर मैंने चील चाची को शाम तक समोसे नहीं दिए तो मेरा ठेला नहीं चलने देंगी वो। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया रो ही रही थी कि तभी उनके घर के बाहर एक बूढ़ी फाख्ता आती है। कोई है? मुझे 1 गिलास पानी पिला दो, बहुत गर्मी है, मैंने ना कुछ खाया है और ना पिया है। मानो चिड़िया बाहर जाती है। जी माँ जी, आइए, आप अंदर आइए, मैं अभी आपको पानी देती हूँ। फिर बूढ़ी फाख्ता घर में आ जाती है और फिर उसे पीने के लिए पानी देती है। तभी बूढ़ी फाख्ता की नजर समोसों पर जाती है। बेटी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे एक समोसा दे दो। लेकिन माँ जी, इन समोसों में से तो बदबू आ रही है। तो फिर क्या हुआ बेटी, इनमें से ही मुझे एक समोसा दे दो। फिर मानो चिड़िया समोसों की टोकरी से एक सही सा समोसा निकालकर उस बूढ़ी फाख्ता को देती है। बूढ़ी फाख्ता वो मजे मजे से समोसा खा जाती है। बेटी, समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। माँ जी, क्या करूँ, मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना हो गई है, इन सभी समोसों में से गंदी बदबू आ रही है, मुझे ये आज ही चील चाची को देने थे। बेटी, तू चिंता नहीं कर, जो मेहनत करता है उसे हमेशा सफलता मिलती है। बेटी, मेरे पास ये एक टोकरी है, तुम ये ले लो, शायद ये तुम्हारे किसी काम आ जाए। ऐसा कहते हुए बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है। अब मैं इस टोकरी को कहाँ रखूंगी? ऐसा करती हूँ, कुछ समोसे जो बच गए हैं इन्हीं में रख देती हूँ। फिर मानो चिड़िया बचे हुए समोसे उस टोकरी में रखने लगती है। जैसे ही चिड़िया एक समोसा टोकरी में रखती है तो पूरी टोकरी समोसों से भर जाती है।
ये क्या माँ, इतने सारे समोसे कहाँ से आ गए? बेटी, मुझे लगता है ये टोकरी जादुई टोकरी है। जा बेटी, अब जल्दी से जील चाची का ऑर्डर दिया। फिर मानो चिड़िया समोसों की टोकरी उठाती है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में कभी चिड़िया को जाता हुआ देख रहे थे। बादल जी, ये चिड़िया के पास इतनी जल्दी इतने सारे समोसे कहाँ से आए? हाँ बिजली, बात तो हैरानी की है। हमने तो इसके सारे समोसे खराब कर दिए थे। फिर मानो चिड़िया वो समोसे जाकर चील चाची को दे देती है और चील चाची बदले में पैसे चिड़िया को दे देती है। माँ देखिए, चील चाची ने कितने सारे पैसे दिए। बेटी, मैंने कहा था ना कि मेहनत करने वालों की ऊपर वाला जरूर सुनता है। माँ, अब जब तक हमारे पास ये जादुई टोकरी है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। अब हमें जब भी समोसे चाहिए होंगे तो मैं एक समोसा इस टोकरी में रख दूंगी और फिर हमें ढेर सारे समोसे मिल जाएंगे। मानो चिड़िया की ये सारी बातें वो कभी बाहर खड़े सुन लेते हैं। बिजली, अब मैं समझा कि चिड़िया ने इतने सारे समोसे कैसे बना लिए। अब रात होते हम वो टोकरी चुरा लेंगे। रात हो जाती है। वो कभी रात में आते हैं और चिड़िया की जादुई टोकरी चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। बादल जी, अब आएगा ना मजा। अब जल्दी से इस टोकरी में समोसा रखो। देखो ये कैसे काम करती है। फिर बादल कौवा टोकरी में एक समोसा डालता है और देखते ही देखते वो टोकरी समोसों से भर जाती है। रुको बादल जी, अब मैं अपने गहनों को डबल करती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपने सारे गहने लाकर टोकरी में रख देती है। तभी टोकरी में रोशनी होती है और टोकरी में से ढेर सारा धुआं निकलने लगता है और बिजली कभी के सारे गहने टोकरी में से गायब हो जाते हैं। ये क्या हुआ बादल? इसमें मेरे गहने कहाँ गए? हाय, मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। लगता है हमें हमारे लालच की सजा मिली है। मानो बहन, मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। हम अपनी पुरानी सारी बातें और गिले शिकवे छोड़कर फिर से दोस्ती कर लेते हैं और फिर पहले की तरह एक पेड़ पर ही रहने लगते हैं। बिजली, मुझे तुम पर एतबार नहीं है। तुम लालची कभी हो। मैं अब तुमसे दोस्ती नहीं करूँगी। फिर बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। बिजली कभी आम के पेड़ के पास जाती है और आम के पेड़ से कहती है, आम के पेड़, मुझे एक आम दे दो। मेरी दोस्त चिड़िया मुझसे गुस्सा हो गई है। मैं उसे आम देकर सुलह करना चाहती हूँ। कभी तुम हमेशा झूठ बोलती हो। मुझे तुम पर एतबार नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। आम के पेड़, मैं अब कभी चिड़िया को धोखा नहीं दूंगी। फिर बिजली कभी आम के पेड़ से एक आम लेकर फिर से मानो चिड़िया के पास आती है। चिड़िया बहन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। देखो, मैं ये आम लाई हूँ। ये आम बहुत रसीला है। मैं नहीं खाती तुम्हारा आम। तुम बहुत धोखेबाज हो। तुम हमेशा धोखा देती हो। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। एक कबूतरी थोड़ी दूर बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी। बबली कबूतरी बिजली कभी के पास आती है। अच्छी कभी, तुम बहुत अच्छी हो। अगर वो मानो चिड़िया तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती तो क्या हुआ, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। मैं दोस्त बनूंगी तुम्हारी। क्या सच? तुम दोस्ती करोगी मुझसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज से तुम मेरी दोस्त हो। ये लो मेरी सहेली, ये मीठे मीठे आम खाओ। फिर बबली कबूतरी बिजली कभी से आम लेकर मीठे मीठे आम खाती है और फिर वो दोनों सहेलियां नदी पर चली जाती हैं। नदी से ठंडा पानी पीती हैं। मेरी सहेली, दूसरे जंगल में मेरा एक अमरूदों का बाग है। किसी दिन मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगी। मीठे अमरूद मैंने बचपन में खाए थे। मेरी माँ लाई थी मेरे लिए। तुम चिंता नहीं करो, जी भरकर खाना। मेरे अमरूद के बाग से जी भरकर अमरूद खाना। दूसरे दिन मानो चिड़िया बबली कबूतरी को बिजली कभी के साथ घूमता हुआ देखती है। कबूतरी बहन, मैंने सुबह देखा आप उस बिजली कभी के साथ कहाँ जा रही थी? मानो अब कभी मेरी दोस्त है। हम पूरे जंगल में एक साथ घूमती हैं। हम दोनों एक साथ मिलकर भोजन भी खाने जाती हैं। बबली बहन, वो कभी बहुत धोखेबाज है। उसने हमेशा मुझे धोखा दिया है। वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगी। वक्त आने पर वो तुम्हें भी छोड़ देगी। चिड़िया, तुम मेरी और कभी की दोस्ती से जल रही हो। मुझे क्या, मैं तो जा रही हूँ। ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बिजली कभी कबूतरी से कहती है, बबली सहेली, सर्दियाँ आने वाली हैं। क्यों ना हम सहेलियाँ मिलकर
अपने लिए लकड़ियों का एक पक्का और मजबूत घर बना ले। हाँ बिजली, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। अच्छा सहेली, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम ऐसा करो, जंगल से जाकर कुछ लकड़ियाँ ले आओ। फिर बबली कबूतरी जंगल में जाती है और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करती है। कबूतरी लकड़ियाँ लेकर बिजली कपी के पास आती है। ठीक है सहेली, लकड़ियाँ तो आ गई, अब जल्दी से जाकर सूखे तिनके ले आओ। जब तक मैं यहाँ बैठकर इन लकड़ियों का ध्यान रखती हूँ। बिजली कपी अपना सारा काम बबली कबूतरी से करवाती है। अगले दिन वो दोनों अपने लिए एक नया और सुंदर घर बना लेती हैं। कबूतरी अपना नया घर देखकर बहुत खुश थी। बिजली, देखो मेरा घर कितना सुंदर लग रहा है। शाम को मानो चिड़िया फिर से कबूतरी को मिलती है। बबली बहन, एक बार बिजली ने मेरे साथ मिलकर भी घर बनाया था, लेकिन जब ठंड आई तो बिजली ने मुझे घर से निकाल दिया था। मानो तुम अपना काम करो और